students, once again welcome in your science class. Today we will discuss the solution of the chapter force and pressure. So our first question is, give two examples each of situation in which you push or pull to change the state of object. हमने दो एग्जाम्पल देनी है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं. एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं. हमारे पास जो दो एग्जाम्पल हैं उनको हम डिस्कस करते हैं. जैसे कि पुश की जो एग्जाम्पल है वो है टू क्लोज ए ड्रॉ. एक ड्रॉ को क्लोज करने के लिए हम उसको पुश करते हैं. टू मूव ए वुडन बॉक्स ऑन फ्लोर. किसी वुडन बॉक्स को अगर हमने फ्लोर पे मूव करवाना है तो भी हम उसको पुश करते हैं. उसके बाद पुल की एग्जाम्पल है हमारे पास. जिस ड्रॉ को हमने क्लोज किया था उसी ड्रॉ को अगर हमने ओपन करना है तो वहां पे हमारा जो है पुल अप्लाई होता है. और पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि एक जो हॉर्स है वो कार्ट को, घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है, तो वहां पे वो है उसके ऊपर पुल अप्लाई जो है कर रहा है. तो उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड में है आपका, गिव टू एग्जांपल ऑफ सिचुएशंस इन विच अप्लाइड फोर्स कॉज ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कि व्हेन यू अप्लाइड ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट और द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस. तो ऐसी दो एग्जांपल आपने कोई देनी है. तो उसमें दो एग्जांपल आपके पास हैं. फर्स्ट वन इज स्क्वीजिंग टूथपेस्ट. जब आप टूथपेस्ट को स्क्वीज करते हो, दबाते हो, तो वहां पे आप जो है उसकी शेप को जो है चेंज कर देते हो. उसके बाद आपका स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर बैंड. रबर बैंड को अगर स्ट्रेच करोगे तो वहां पे भी आपकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है. तो उसके बाद आपके ब्लैंक्स हैं, सिंपल ब्लैंक्स है आपके. टू ड्रा वाटर फ्रॉम ए वेल वी हैव टू डैश एट द रोप. तो जब हमने कुएं में से पानी निकालना होता है तो हम रोप को पुल करते हैं. तो यहाँ पे जो बेटर ऑप्शन है वो आपके पास आ गई है पुल. उसके बाद ए चार्ज बॉडी डैश एन अनचार्ज बॉडी टुवार्ड्स इट. बॉडी के ऊपर चार्ज है एक के ऊपर और दूसरी बॉडी अनचार्ज है, तो वहां पे वो अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी. यहाँ पे जो है वो अट्रैक्ट करेगी. कारण क्या होता है, जब कोई चार्ज बॉडी किसी अनचार्ज बॉडी के नजदीक लेके जाते हैं तो वो अनचार्ज बॉडी का जो नियरर एंड होता है चार्ज बॉडी के, वो उसके ऊपर अपोजिट चार्ज जो है क्रिएट कर देती है. तो वहां पे अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो वो दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. सी जो है आपके पास, टू मूव ए लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट. लोडेड ट्रॉली को हम पुश भी कर सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं. तो दोनों ही ऑप्शन वहां पे आपकी जो है दे रखी है, पिक्चर में दिखाया गया है. जो पर्सन है वो ट्रॉली को पुश कर रहा है, ठीक है, तो वो पुल भी कर सकता है, अपनी साइड को उसको खींच भी सकता है. डी है आपके पास, द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट डैश नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट. तो छोटी क्लासेज में पढ़ा आपने, ठीक है, कि लाइक पोल वो है रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल जो है वो अट्रैक्ट करते हैं. तो नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा. उसके बाद है एन आर्चर स्ट्रेचर हर बो व्हाइल टेकिंग एम एट द टारगेट. She then releases the arrow which begins to move towards the target. Based on this information, fill up the gaps in the following statement using the following term. तो यहाँ पे टर्म दे रखी है आपने और कंडीशन दे रखी है. एक तीरंदाज है, उसके पास बो एंड एरो है. तो जब वो स्ट्रेच करके उस एरो को रिलीज करता है तो कौन कौन सी फोर्सेज वहां पे अप्लाई होती हैं वो उसने यहाँ पे हमें पूछा है. मस्कुलर फोर्स, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप एंड अट्रैक्शन, ये हमें दे रखी है उसने ऑप्शन. और नीचे दे रखे हैं हमें ब्लैंक्स. तो टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज ए फोर्स दैट कॉजेज ए चेंज इन इट्स डैश. तो जब चेंज की बात आ गई, जब फोर्स हम किसी चीज के ऊपर लगाते हैं तो वो उसकी शेप को चेंज करती है. तो ऑप्शन में से आप शेप जहां पे पुट करो. उसके बाद आपका आ गया बी, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जांपल ऑफ डैश फोर्स. तो जो आर्चर है जब बो के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है तो वो कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से उसको वो स्ट्रेच कर पाता है, दैट इज द मस्कुलर फोर्स. उसके बाद आपकी आ गई है सी ब्लैंक, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जांपल ऑफ डैश फोर्स. अगर बो एंड एरो दोनों कांटेक्ट में होंगे तभी जो है
वो है उस एरो को जो है मोशन दे सकता है। तो यहाँ पे जो है एग्जांपल है वो कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जांपल की कैटेगरी में आएगा। डी ऑप्शन में while the arrow moves toward its target the force acting on it are due to dash and that due to dash of air। तो दो फोर्सेज लग रही हैं, एक ग्रेविटी और दूसरी क्या है आपकी फ्रिक्शन। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, in the following situation identify the agent exerting the force and the object on which it acts, state the effect of the force in each case। तो आपको एग्जांपल दे रखी है, उसमें आपने एजेंट बताना है जो आपका फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और ऑब्जेक्ट बताना है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, और उसके बाद फोर्स लगने के ऊपर के बाद चेंज क्या हो रही है, ठीक है, वो आपने स्टेट द इफेक्ट भी जो है आपने डिस्कस करना है। तो फर्स्ट है हमारे पास squeezing a piece of lemon between the fingers to extract its juice। लेमन को स्क्वीज करना है जूस निकालने के लिए। तो कौन कौन सी फोर्स है वो लग रही है, कौन लगा रहा है, किसके ऊपर लग रही है, ये यहाँ पे हमने डिस्कस करना है। तो पहले है एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स। तो जो हमारी फिंगर्स हैं वो स्क्वीज करती हैं उस लेमन को। तो एक्सर्टिंग एजेंट जो एक्सर्ट कर रहा फोर्स दैट इज द फिंगर, और ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, लेमन के ऊपर जो है वो फोर्स लग रही है। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या आ रहा है, चेंज इन द शेप ऑफ द लेमन। तो लेमन की जो शेप है वो चेंज हो रही है। उसी में बी पार्ट है आपका टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम टूथपेस्ट ट्यूब। जब हम टूथपेस्ट ट्यूब से पेस्ट निकालते हैं तो एजेंट कौन है जो एक्सर्ट कर रहा है फोर्स, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, और उसके बाद उसका इफेक्ट। तो सिंपल है ये भी, फिंगर हमारी एजेंट है, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स लग रही है वो हमारा टूथपेस्ट है, और इफेक्ट जो है चेंज इन द शेप ऑफ द टूथपेस्ट ट्यूब। तो टूथपेस्ट की ट्यूब में जो है आपकी चेंज हो रही है। इसके बाद जो आपका सी है पार्ट, उसमें आपको एक लोड जो है सस्पेंड कर रखा है विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग, और स्प्रिंग की जो वन एंड है वो आपका फिक्स है। यहाँ पे आप इस फिगर को देख भी सकते हैं, ये आपका स्प्रिंग है जिसका एक एंड फिक्स है, और ये आपका लोड है। तो दो तरीके से कर रखा है, एक में आपका हॉरिजेंटल और दूसरे में आपका वर्टिकल। तो जहां पे भी एजेंट और ऑब्जेक्ट हमने बताना है और इफेक्ट बताना है। तो एजेंट जो है दैट इज द लोड, एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स दैट इज लोड, और ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स एक्ट दैट इज स्प्रिंग। स्प्रिंग के ऊपर फोर्स जो है लग रही है। तो इफेक्ट क्या होगा, स्प्रिंग जो है वो उसकी शेप जो है स्ट्रेच हो रही है। तो इफेक्ट ऑफ द फोर्स जो है चेंज इन द शेप ऑफ द स्प्रिंग के ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद आपका डी पार्ट, एन एथलीट मेकिंग ए हाई जंप टू क्लियर द बार एट सर्टेन हाइट। एक एथलीट है वो जंप कर रहा है किसी, ठीक है, रुकावट को कवर करने के लिए। तो कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स मसल्स ऑफ एथलीट। मसल्स ऑफ एथलीट जो है वो फोर्स वहां पे एक्सर्ट करते हैं। उसके बाद किसके ऊपर वो मसल फोर्स लगा रहे हैं, उस एथलीट के ऊपर। वो ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स एक्ट्स दैट इज द एथलीट। तो इफेक्ट क्या है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ एथलीट। जब वो फोर्स लगती है तो मस्कुलर फोर्स जब लग रही है तो आपका जो एथलीट है उसकी स्टेट ऑफ मोशन जो है वहां पे चेंज हो रही है। नेक्स्ट है आपका ए ब्लैक स्मिथ हैमर्स ए हॉट पीस ऑफ आयरन व्हाइल मेकिंग ए टूल। हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग इफेक्ट द शेप ऑफ आयरन। सिंपल क्वेश्चन है, एक ब्लैक स्मिथ जिसको हम लोहार बोलते हैं, जब किसी हॉट आयरन पीस के ऊपर हैमर करता है तो कौन सी फोर्स को यूज कर रहा है और उस फोर्स के यूज करने से क्या इफेक्ट हो रहा है ये हमने बताना है। तो हैमर के लिए हमें जरूरत पड़ती है मस्कुलर फोर्स की। तो वहां पे लिखा हुआ है व्हेन ए ब्लैक स्मिथ हैमर्स ए हॉट पीस ऑफ आयरन टू मेक ए टूल ही एक्सर्ट मस्कुलर फोर्स ऑन इट। तो मस्कुलर फोर्स लग रही है, और मस्कुलर फोर्स लगने के बाद आपका सिंपली जो हॉट आयरन पीस है उसकी जो शेप है वो चेंज हो रही है। दिस मस्कुलर फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ आयरन टू गिव इट द डिजायर्ड शेप। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, an inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. It was found that the balloon sticks to the ball, but force might be responsible for the attraction between the balloon and the ball. तो पहले थोड़ा सा
ये देख लें कि जो जब हम किसी बैलून को सिंथेटिक क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है। तो पहली कंडीशन क्या है कि जब हमने उसको सिंथेटिक क्लॉथ के साथ रब किया तो उसके ऊपर जो है चार्ज आ गया। उसके बाद क्या किया, उस बैलून को जो है हमने वॉल के नजदीक, दीवार के नजदीक लेके गए। जब दीवार के नजदीक लेके गए तो दीवार के ऊपर जो है, ठीक है, हमारे अपोजिट चार्ज जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो ये चार्ज वाली जो फोर्स होती है इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बैलून एंड बॉल। तो सिंपल है। और उसके बाद when an inflated balloon is rubbed with a piece of synthetic cloth it becomes charged। तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि उसके ऊपर जो है चार्ज आ जाता है। और एक चार्ज बॉडी है, जो ये चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज बॉडी, हैंस ऑन प्रेसिंग बैलून अगेंस्ट बॉल इट स्टिक टू द बॉल। तो यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हैं जो बैलून है, बैलून के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया जब हमने उसको सिंथेटिक क्लॉथ के साथ रब किया। और ये जो दीवार है इसका नीरर एंड है, इसके अपोजिट चार्ज इस पे क्रिएट हो जाते हैं। ये पहले यहाँ चार्ज थी तो अब यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए जो बैलून है ये दीवार के साथ स्टक कर जाता है। ये एक्टिविटी आप करके भी देख सकते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8, नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। डिस्कस बाय द forces acting on the bucket do not bring a change in its state of motion। तो दो फोर्सेस लगने के बावजूद भी बकेट की जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज क्यों नहीं हो रही है, ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो पहले दो फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं वो बतानी है, और उसके बाद चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन क्यों नहीं हो रहा है वो हमने रीजन जो है डिस्कस करना है। तो पहले तो मस्कुलर फोर्स है जो उसके ऊपर लग रही है बकेट के ऊपर, जिसकी वजह से हमने उसको ऊपर उठा के रखा हुआ है। तो लिखा हुआ है इन दिस केस मस्कुलर फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर को, मस्कुलर फोर्स की वजह से हम उसको ऊपर को लिफ्ट कर पा रहे हैं। उसके बाद आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो भी उसी बकेट के ऊपर लग रही है लेकिन वो है आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब दो फोर्सेज लग रही हैं लेकिन दोनों ही फोर्सेज जो है दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो साफ साफ लिखा है बोथ द फोर्सेज आर acting in a opposite direction to each other and hence nullify the effect of each other। यानी कि एक दूसरे के इफेक्ट को वो क्या कर रही हैं, कैंसिल कर रही हैं। और इसी वजह से जो है उसके स्टेट ऑफ मोशन में वो है चेंज नहीं आ रहा है। मतलब जब हम उसको पकड़ के खड़े हैं ना तो वो बकेट ऊपर जा रही है और ना ही वो बकेट नीचे जा रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, a rocket has been fired upward to launch a satellite in its orbit। Name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad। तो रॉकेट जो है यूज किया जाता है किसी भी सैटेलाइट को ऑर्बिट में सेट करने के लिए। तो पूछा ये है कि जब हम रॉकेट लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो कौन सी दो फोर्सेज उसके ऊपर इमीडिएटली जो है अप्लाई होती हैं। तो दो फोर्सेज जो है, द टू फोर्सेज ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो रॉकेट के ऊपर अप्लाई होती है और उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो फर्स्ट फोर्स क्या है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज कोई भी चीज जो है जब अर्थ सरफेस को छोड़ के ऊपर को जाने शुरू करती है तो उसके ऊपर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है अप्लाई होना शुरू हो जाती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है फर्स्ट, इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट पुलिंग इट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और दूसरी फोर्स, जब भी कोई बॉडी एटमॉस्फेयर में मोशन में होती है तो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन जो है उस बॉडी के मोशन को जो है अपोज करता है। तो दूसरी फोर्स कौन सी है आपकी फ्रिक्शनल फोर्स। इट इज अ फोर्स एक्टिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर विच इज अपोजिट इट्स मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स है हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होती है। और यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन फोर्स है उस रॉकेट के जो है मोशन को अपोज करेगी। तो दोनों ही फोर्स जो है अपोजिंग है। ग्रेविटेशनल फोर्स उसको जो है ऊपर नहीं जाने दे रही है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में ही अप्लाई हो रही है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, बोलता व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ ए ड्रॉपर विद इट्स नोजल कैप्ड इन वाटर
air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of water in the dropper is due to pressure of water, gravity of the earth, shape of a rubber bulb और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसमें क्या दे रखा है कि आपके पास एक ड्रॉपर है, ड्रॉपर के जो है आप जब उसके बल्ब को प्रेस करते हैं पानी के अंदर रख के, तो ड्रॉपर की ट्यूब में से जो है एयर बबल जो है वो बाहर निकलते हैं। लेकिन जब आप ड्रॉपर के बल्ब को छोड़ देते हो तो जो है ड्रॉपर की पाइप में जो है ड्रॉपर के अंदर जो है आपका वाटर फिल होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या होता है कि पहले आपके ड्रॉपर के बल्ब के अंदर जो है जब आप उसको दबाते हो तो आप जो है वहां पे प्रेस उसको करते हो तो प्रेशर बढ़ता है, तो वहां से जो है एयर वो है एग्जिट आउट हो जाती है। उसके बाद जब आप उसको छोड़ देते हो तो वहां पे प्रेशर हो जाता है कम, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस जगह पे वाटर को जो है पुल कर देता है। तो इसी वजह से जो है आपका ड्रॉपर है वो फिल होता है और वाटर जो है आपका ड्रॉपर के अंदर चला जाता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर।